राजनीतिक पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा तो नहीं बदलता, लेकिन नाम बदलते रहते हैं। पहले यूपीए बनाया था, अब एक नया उसका नाम दे दिया इंडिया। सवाल यह है कि जो इंडिया के सदस्य हैं, जो 26 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सारी परिवारवादी पार्टी हैं। चाहे शरद पवार है, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, अब्दुल्ला हैं, सोरेन हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस 26 दलों में हैं जो इंडिया की पार्ट बन गई हैं, ये सारी की सारी 26 पॉलिटिकल पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं। ये सभी 26 पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया जाति का जहर घोलते हैं। इन सभी 26 पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया भाषा का जहर घोलते हैं। इन 26 पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो क्षेत्रवाद के आधार पर समाज को तोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया के पास, उस परिवार के पास 5 से 10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां आज जिंदा हैं, ये पॉलिटिकल परिवार आज जिंदा हैं, तो वो घटिया कानूनों की वजह से जिंदा हैं। उदाहरण के लिए 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक वोहरा कमेटी बनी थी। उस वोहरा कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था। अब कुछ लोग कहते हैं उसमें शरद पवार का भी नाम था, कुछ लोग कहते हैं उसमें चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गुजरात वाले, उनका भी नाम था, कुछ लोग कहते हैं विलासराव देशमुख का भी नाम था। मुझे नहीं पता किसका नाम था किसका नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि वो वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं हुई। उस वोहरा कमेटी में जिन लोगों का नाम था उनके खिलाफ जांच नहीं हुई। अगर वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हो जाए तो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। किस तरीके से वोहरा कमेटी में, जैसा लोग बताते हैं कि उसमें दाऊद इब्राहिम का एक नेक्सस दिखाया गया है, किस तरीके से दाऊद इब्राहिम को मदद किया गया है, इसका मतलब 1993 में जो 300 लोगों की जान गई, उसमें इन पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है, इन नेताओं का हाथ है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो इंडिया के पार्ट बन गए। वो अपना पार्टी उनकी चला रहे हैं, और जिनको जेल में होना चाहिए था वो पार्टी के आलाकमान बैठे हुए हैं और गठबंधन बना रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला है, बेनामी प्रॉपर्टी का मामला है। राहुल गांधी के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है, अखिलेश यादव के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है, ममता बनर्जी के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है, लालू यादव के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है, महबूबा के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है, अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ आयसरिक संपत्ति का मामला है। अगर इनको सजा मिली होती तो क्या ये गठबंधन बनता? नहीं। ये जो 26 परिवार हैं, जो 26 पॉलिटिकल पार्टियों को चला रहे हैं, इनके परिवार के जिनके पास हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े फार्म हाउस, बंगले, फ्लैट, प्लॉट, गाड़ियां, भारत के अंदर भी प्लॉट, विदेशों में भी प्लॉट, ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट, लंदन में बंगलो, अमेरिका में भी कहां कहां खरीद रखा है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती और कठोर कानून हमने बनाया होता, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनाया होता, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनाया होता, तो इसमें से ज्यादातर तो भारत छोड़ के भाग गए होते। भारत छोड़ के भाग गए होते तो भारत में शांति होती। अल्टीमेटली जो यहाँ पे समाज को बांट रहे हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, ये 26 पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जाति का जहर घोल रहे हैं। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो, ये 26 पॉलिटिकल पार्टी को लोग भाषा के आधार पर लड़ाते हैं। ये संविधान कहता है क्षेत्रवाद खत्म करो, ये 26 पॉलिटिकल पार्टियों को लोग क्षेत्र के आधार पर लड़ाते हैं। और संविधान को लागू करना किसका काम है? सरकार का। कठोर कानून बनाना किसका काम है? सरकार का। 1860 के इंडियन पिनल कोड को बदलना किसका काम है? सरकार का। 1861 के पुलिस एक्ट को बदलना किसका काम है? सरकार का। 1872 के एविडेंस एक्ट को बदलना किसका काम है? सरकार का। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना किसका काम है? सरकार का। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना किसका काम है? सरकार का। तो अगर ये 26 पॉलिटिकल पार्टियां आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सर्वाइव कर रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की जो दुकानें चल रही हैं जिंदा हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फेलियर सरकार का है। सरकार ने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट बनाया नहीं, सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध के लिए कानून बनाया नहीं। तो ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इनसे लड़ के अगर चुनाव में हराएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि भारत के सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बने।
10 राज्य जीतेंगे 8 राज्य हारेंगे, 5 राज्य जीतेंगे 4 राज्य हारेंगे, ऐसे चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 29 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार अगर वन नेशन वन टैक्स कोड लागू कर दे, अगले 2 साल के अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। न इंडिया बचेगा न कांग्रेस बचेगी। सरकार वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, कश्मीर से पीडीपी भी खत्म हो जाएगी, अब्दुल्ला की पार्टी भी खत्म हो जाएगी, महबूबा भी देश छोड़ के भाग जाएंगी, अब्दुल्ला परिवार भी देश छोड़ के भाग जाएगा। सरकार वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, बंगाल से सीपीआई खत्म हो जाएगी, तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, दीदी भी परिवार के साथ भारत विदेश में चली जाएंगी। भतीजे के पास इतना पैसा है, इतना उसने काला धन बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रखा है, वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही गायब। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगी, सोरेन साहब विदेश भाग जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही गांधी परिवार विदेश भाग जाएगा, कांग्रेस खत्म। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही अखिलेश यादव विदेश भाग जाएंगे, सपा खत्म। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही बहन मायावती विदेश भाग जाएंगी, बसपा खत्म। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही हुड्डा और चौटाला विदेश भाग जाएंगे, कांग्रेस में जो हरियाणा में बची खत्म हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही शरद पवार की पार्टी खत्म, पवार साहब खुद ही विदेश भाग जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही जितनी और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके है या तेलंगाना आंध्रा में राव की है और जगन मोहन रेड्डी है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और केवल भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं खत्म होंगी, जातिवादी भाषावादी पार्टियां ही नहीं खत्म होंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा, दोबारा मणिपुर में जैसी आगजनी हुई दोबारा नहीं होगी। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही कश्मीर के अलगाववादियों की कमर टूट जाएगी। करना पड़ेगा, देश के लिए अगर चिंता है तो हमें वन नेशन वन टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और इसलिए अब तो यूसीसी आ रहा है, अब हम पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स पे जन संवाद करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। वन नेशन वन टैक्स क्या होगा? 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले उसको आजीवन कारावास या फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जैसा चाइना में भी है, जैसा सिंगापुर में है। चाइना में भी कुछ दिन पहले एक मंत्री को फांसी हुई है, कानून मंत्री को फांसी हुई चाइना में। तो यहाँ पे सिंगापुर में तो भी 900 ग्राम गांजा पाए जाने पे फांसी हुई है। दुनिया के देशों में कानून है, दुर्भाग्यवश हमने कानून नहीं बनाया। जब कानून घटिया है तो घटिया नेता आगे बढ़ेंगे। कानून अच्छा होगा तो अच्छे लोग संसद में जाएंगे, कानून घटिया होगा तो घटिया लोग संसद में जाएंगे। जो इतने माफिया, ड्रग माफिया संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, मानव तस्करी करने वाले संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, नशा तस्करी करने वाले संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, खनन माफिया संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, इनका भी इलाज वन नेशन वन टैक्स है। और वन नेशन वन टैक्स संभव है। 225 करोड़ खाते खुल चुके हैं, गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है, 48 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार प्रॉपर्टी से, आधार ऑलरेडी पैन से लिंक होना शुरू हो चुका है, आधार वोटर आईडी से लिंक होना शुरू हो चुका है, तो आधार प्रॉपर्टी से भी लिंक हो सकता है। आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करते ही न ईडी को छापा मारने की ज़रूरत है, न सीबीआई को छापा मारने की ज़रूरत। सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है। और वन नेशन वन टैक्स का मतलब और सारे टैक्स खत्म, इनकम टैक्स खत्म, जीएसटी खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, सारे टैक्स खत्म। केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स 1% आपको ज़्यादा देना है, यानी 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 101 रुपये देना है, 1000 का सामान खरीदा है तो 1010 रुपये देना है, 1 लाख का सामान खरीदा है तो 1,01,000 देना है। और इसमें सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब खुश रहेंगे, मिडिल क्लास भी खुश। जब इनकम टैक्स नहीं देना तो 1% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स देते रहेंगे। व्यापारी बहुत खुश कि उनका झमेला खत्म हो गया, जीएसटी का झमेला, वैट का झमेला, टीडीएस का झमेला, हर 3-3 महीने पे अपना फाइल करते रहना, टैक्स का पूरा रिपोर्ट फाइल करना है, सीए हायर करना है, क्या क्या करना है, वो सब भी खत्म। तो व्यापारी भी खुश, व्यापार भी बढ़ेगा, खुशहाली भी आएगी, अपहरण भी खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी छोड़ के भाग जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं सरकार से, माननीय मोदी जी से, आप वन नेशन वन टैक्स लागू करिए। चुनाव में लड़के इनको कभी नहीं हरा पाएंगे, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आपने वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 5 साल में पूरे भारत में केवल बीजेपी की ही सरकार होगी।